दोस्तों आज से हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज ही रिलीज हुआ है। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले डूगू मूटियान जो डूगू फैमिली का एंसेस्टर था, उसने काफी खतरनाक मिस्टीरियस टेक्निक को सीखा था जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी जिसकी मदद से किसी को भी आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन उसकी इस टेक्निक को सीखने की वजह से सारी की सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो गई और कैसे भी करके वो उसे मार कर उसके टेक्निक चुराना चाहते थे ताकि उसकी मदद से डूगू फैमिली बाकी दुनिया के लिए दुश्मन ना बन जाए, क्योंकि वो टेक्निक थी ही इतनी खतरनाक। और मूटियान से वो टेक्निक छीनने के लिए काफी लड़ाइयाँ हुई और जब मूटियान ने ये देखा कि उसकी डूगू फैमिली अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो उसने एक फैसला लिया और उसने अपनी जो सारी खतरनाक वाली टेक्निक थी उसे एक स्टोन के अंदर कैद कर दिया ताकि अब से वो टेक्निक किसी के भी हाथ ना लगे। लेकिन इस चीज से डूगू फैमिली का जो यंग मास्टर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ये फैसला लिया कि वो पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगा, जिसने इस डूगू फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की है। मूटियान ने यंग मास्टर को रोकने की कोशिश की लेकिन तब भी वो नहीं माना, जिसके बाद हम मूटियान और यंग मास्टर के बीच हो रही फाइट को देखते हैं, जहाँ यंग मास्टर तो मूटियान को उसे रोकने की वजह से उससे भी फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन मूटियान उसके सामने ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जहाँ तो यंग मास्टर के दोनों हाथ ही गायब हो चुके थे। लेकिन वो दोबारा से अपने हाथों को रीजेनरेट कर लेता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। मूटियान की वाइफ दोबारा मूटियान को यंग मास्टर पे अटैक करने से रोक लेती है ताकि इससे यंग मास्टर मारा ना जाए, इसलिए मूटियान भी दोबारा यंग मास्टर के ऊपर अटैक नहीं करता। अब हम हजारों सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डूगू फैमिली का एक छोटा सा परिवार दुनिया से छुप कर रहता है, क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने आया तो सारे के सारे लोग उन्हें मार कर उनके पास जो वो स्टोन है वो छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस स्टोन के अंदर अब भी वो सारी पावर्स मौजूद है जो कि मूटियान के पास थी। तब डूगू परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसके हाथों पे कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर तो उस लड़के की माँ भी हैरान रह जाती है और जब डूगू फैमिली के एल्डर उस पावर वाले स्टोन को उस लड़के के पास लेकर जाते हैं, वो चमकना शुरू कर देता है मानो उस स्टोन ने उस लड़के को चुना हो। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और उस लड़के के जो फादर होते हैं वो इस चीज को देखकर उस लड़के का नाम बायतियान रखते हैं और आज से ये स्टोन हमेशा बायतियान के पास ही रहेगा, क्योंकि हजारों सालों में इस डूगू फैमिली के अंदर जितने भी बच्चे ने जन्म लिया था किसी को भी उस स्टोन ने नहीं चुना सिवाय बायतियान के। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर डूगू परिवार छुप कर रहता है और वो लोग यहाँ पर उससे वही पत्थर लेने के लिए आए होते हैं जिसके अंदर वो सारी की सारी टेक्निक मौजूद है। इसलिए वो एल्डर उन सारे बदमाश लोगों से फाइट करने के लिए जाते हैं, जहाँ एल्डर अपनी सबसे पावरफुल स्पिरिट को भी समन कर लेते हैं जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रही होती है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ बदमाश लोग कमरे के अंदर भी घुस चुके होते हैं, लेकिन तब बायतियान का फादर उन्हें भी वहाँ से भगा रहा होता है ताकि वो अपनी वाइफ और बायतियान को बचा सके। इधर एल्डर की स्पिरिट के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और उनकी स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है, लेकिन स्पिरिट की वजह से अब वो सारे लोग छुप छुप कर एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें मार सके। लेकिन अब वहाँ पर बायतियान का फादर भी आ जाता है, जहाँ वो दोनों मिलकर उन सारे बदमाश लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ एल्डर दोबारा से अपनी स्पिरिट को समन करके सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये वाला अटैक इतना खतरनाक था कि सारे के सारे बदमाश लोगों को अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागना पड़ता है। तब उन सभी के जाने के बाद एल्डर अपने बेटे से कहते हैं कुछ लोगों को हमारे यहाँ पर भी होने के बारे में पता चल चुका है, इसलिए ये जगह भी हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा, इसलिए सारा का सारा सामान पैक कर लो, हम अभी यहाँ से दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे ताकि वहाँ पर चैन से अपना जीवन गुजार सके। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बायतियान बड़ा हो चुका है और वो भागते हुए मिंग नाम की लड़की के घर पे आ जाता है जिसे बायतियान पसंद करता है और थोड़े दिनों बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन मिंग के फादर ने एक शर्त रखी है कि जब तक बायतियान एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बनता है तब तक वो अपनी बेटी का हाथ बायतियान के हाथों में नहीं देंगे। इसलिए बायतियान काफी मेहनत करता है ताकि वो एक अच्छा कल्टीवेटर बन सके, लेकिन आज तक के वो ढंग से एक लेवल को भी पार नहीं कर पाया है। तब जैसे वो मिंग के घर पे आता है वहाँ पर उसे मिंग का भाई दिखाई देता है जो बायतियान को यहाँ पर देखकर खुश हो जाता है और उससे फाइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी फैमिली का यही रूल है कि कोई भी नया उनसे मिलने आता है तो सबसे पहले उन दोनों की एक फ्रेंडली फाइट होती है। लेकिन मिंग का भाई भले ही यहाँ पर छोटा था लेकिन तब भी वो बड़ी ही आसानी के साथ बायतियान को हरा देता है, क्योंकि वो एक काफी अच्छा कल्टीवेटर है और वो कुंग
कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन तब उसका अटैक रोकने के लिए बायतियान वहाँ पर उसी स्टोन को निकाल लेता है जो स्टोन बचपन से उसके पास है। और जैसे ही वो स्टोन को बाहर निकालता है उसके अटैक से ही मिंग का भाई वहाँ से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर इतना खतरनाक वेपन बायतियान के पास कैसे आ गया। लेकिन बायतियान कहता है ये कोई खतरनाक वेपन तो नहीं है, बल्कि ये तो बचपन से मेरे पास ही है। मेरे ग्रैंडपा ने इसे मुझे दिया था और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने से दूर ना करूं। मैं तो ठीक तरह से ये भी नहीं जानता कि आखिर ये चीज क्या है। जिसके बाद मिंग का छोटा भाई बायतियान से कह रहा होता है जब तुमसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो तुम क्यों ना कुंफू ही सीख लो, वो मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो और मैं छोटा होने के बाद भी तुम्हें हरा पा रहा हूँ। ऐसा ही रहा तो तुम कैसे मेरी बहन से शादी कर पाओगे? तुम तो मेरे फादर की शर्त भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि मेरी बहन भी तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है जिसे देखकर उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाता है ताकि बायतियान और मिंग दोनों आपस में थोड़ी बातें कर सके। लेकिन यहाँ पर मिंग बायतियान से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो काफी टाइम के लिए कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से दूर चली गई थी और उसने बायतियान से ये कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तब तुम भी थोड़ी अच्छी टेक्निक सीख लेना ताकि तुम इतने पावरफुल हो जाओ कि मेरे फादर हम दोनों की शादी कराने के लिए मान जाए। लेकिन काफी सालों बाद भी जब मिंग यहाँ पर आई है तब भी बायतियान ने कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए वो बायतियान से काफी ज्यादा नाराज होती है। इसमें बायतियान उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कहता है ये जो फैमिली स्टोन मेरे पास है मैं इसे ही कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसे ही सीख सकूँ। मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि ये स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे अगर मैं सीख लूँ तो मुझ जितना पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन मिंग कहती है तुम तो ये बात हमेशा से कहते आ रहे हो, लेकिन क्या तब भी तुमने इस स्टोन के पहले लेवल को भी अभी तक अचीव किया? तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया है। ये सुनकर बायतियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं एक न एक दिन जरूर स्टोन की सारी पावर्स को सीख लूंगा। लेकिन मिंग मुझसे कहती है तुम्हें मुझसे किया हुआ वादा बिल्कुल भी नहीं याद है। हमने तो पहले ही वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगी तब तुम कुछ न कुछ तो अच्छे कल्टीवेटर बन ही गए होगे, लेकिन अभी तक तुम वही हो जो पहले हुआ करते थे। और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा है तो मुझसे छोड़ दो। जब तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं होगी तो तुम मुझे बचा कैसे पाओगे? इसका तुमने हमेशा से मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे किसी भी खतरों में नहीं आने दोगे, लेकिन अभी तो तुम्हारी किसी से फाइट हुई तो उल्टा मुझे ही तुम्हें बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। और इतना कहने के बाद वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को बायतियान काफी ज्यादा उदास हो गया होता है, इसलिए वो मिंग के छोटे भाई के साथ बार में आ जाता है और वहाँ पर वो काफी सारी शराब पीना शुरू कर देता है ताकि अपनी सारी उदासी बाहर निकाल सके। तभी उसे वहाँ पर दो लोग एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो सीधा एक कप उठाकर मोटे वाले आदमी के सर पर ही मार देता है, जिस वजह से वो मोटा आदमी कहता है आखिर ये किसने किया? तब वहाँ पर बायतियान आता है जो उससे कहता है ये मैंने किया। लेकिन ये सुनकर तो वो मोटा आदमी एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो अपने स्वॉर्ड लिए सीधा बायतियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिस अटैक को तो बायतियान रोक भी नहीं पाता। और जैसे वो अटैक उसे लगने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर मिंग आ जाती है जो उस मोटे आदमी को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। और अगर वो अभी यहाँ पर नहीं आई होती तो वो मोटा आदमी तो कब का बायतियान की जान ले लिया होता, क्योंकि बायतियान को तो ठीक से स्वॉर्ड संभालना भी नहीं आता। तब मिंग उस मोटे आदमी से कहती है अगर तुमने दोबारा बायतियान के ऊपर आग भी उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसकी मदद से उस मोटे आदमी को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर तो वो मोटा आदमी डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाली होती है वहाँ पर उस मोटे आदमी का साथी आ जाता है जो मिंग को रोक लेता है और उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आई? तब मिंग उसे अपना नाम और अपनी फैमिली के बारे में बताती है। ये सुनकर उस मोटे आदमी का साथी कहता है लगता है हमसे गलती हो गई, किसी गलत इंसान से हमने पंगा ले लिया, इसलिए हमें माफ कर दो, अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंग भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए बायतियान से ये कहते हुए जाती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर खतरा आया तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिस चीज को देखकर बायतियान को काफी बुरा लगता है। वो खुद से वादा करता है कि देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि तुम्हें दुनिया के हर खतरों से बचा लूंगा। दूसरी तरफ मिंग एक जगह पर आकर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा इंसान आता है जो मिंग से कहता है आज तो तुमने बायतियान को बचा लिया, लेकिन अगर तुम दोबारा उसे बचाने आए तो हमारा शायद प्लान भी फेल हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें
यहाँ पर बस ये सलाह देने आया हूँ कि जहाँ पर भी बातियान जाए तो हमेशा उसकी मदद करने वहाँ पर मत आ जाना, इससे हमारा प्लान फेल भी हो सकता है। जिसमें मिंग कहती है मैं मानती हूँ कि हमारा एक प्लान है, लेकिन अगर इस चीज में बातियान को आँच भी आए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उस आदमी को धमकाना शुरू कर देती है ताकि वो दोबारा कभी भी बातियान के सामने आँख उठाकर ना देख सके। ये देखकर वो आदमी उससे कहता है तो ठीक है, जैसे तुमने कहा वैसा ही होगा, लेकिन हमारा प्लान याद रखना। फातिमा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर इनका कौन सा प्लान है जिसमें मिंग भी शामिल है। हो सकता है कि आगे के एपिसोड में रिवील होगा। दूसरी तरफ हम बातियान को देखते हैं जो चुपके से अपने घर पर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं सुबह जल्दी निकल जाते हो तुम और रात को लेट आते हो और तुम्हारी पूरी बॉडी से शराब की खुशबू आ रही है। तुमने तो हमारी फैमिली का नाम ही बर्बाद कर दिया। कहा तुम्हें एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहिए था, अब देखो तुम बस शराब के नशे में पड़े हुए हो। उसमें बातियान बहाना कर देता है अरे मैं तो मार्शल आर्ट सीखने गया था, लेकिन ये सुनकर उसके फादर गुस्से में उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर बातियान के ग्रैंडपा आकर उसे रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं आखिर तुम मेरे पोते को इतना परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर बातियान के फादर उसके ग्रैंडपा से कहते हैं आप ही की वजह से ये इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, वरना तुम्हें इसे मार मार कर एक अच्छा कल्टीवेटर बना दिया होता और आपने इसे बिल्कुल सर पर चढ़ा दिया है, इसलिए तो जल्दी कल्टीवेशन भी नहीं करना चाहता। तब बातियान के ग्रैंडपा उससे कहते हैं क्या सच में तुम मार्शल आर्ट कल्टीवेशन नहीं करना चाहते। जिस पर बातियान कहता है मैंने कभी इसके लिए मना किया, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन किसी और से नहीं सीखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप और फादर मिलकर ही मुझे कल्टीवेशन सिखाएं और हमारी फैमिली की जो भी खतरनाक और मिस्टीरियस टेक्निक है मैं उन सभी को सीखना चाहता हूँ। साथ ही स्टोन के अंदर जितनी भी पावर मौजूद है मैं वो सारी चीजें भी सीखना चाहता हूँ ताकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूँ। इस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल तुम्हें बाम्बू के जंगल में जाना होगा। अब बिना जमीन पे कदम रखे तुम्हें पूरा का पूरा जंगल रात होने से पहले पार करना है, लेकिन अगर तुमने कहीं पर भी जमीन पे पैर रख दिया तो तुम्हें वापस से जंगल शुरू करना होगा। और जिस दिन तुम बिना जमीन पे पैर रखे पूरा जंगल पार कर दोगे उसी दिन मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और तुम्हें उस स्टोन की सबसे खास टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनकर तो बातियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अगर वो उस टेक्निक को सीख ले तो वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। उसके बाद तो मिंग के फादर भी मिंग का हाथ उसके हाथों में देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए बातियान अगले दिन से ही बाम्बू के जंगल में आ जाता है। अब वहाँ आने के बाद वो बाम्बू पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन काफी बार वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, इसलिए वो दोबारा से अपना सफर शुरू करता है। और आधे जंगल पार करने के बाद उसे बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे अपने कंधे पे रखना था और उसे लेकर उसे सारे बाम्बू पे कूदते हुए आगे बढ़ना होता है, इसलिए वो ये भी करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसने कभी भी ढंग से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कहाँ ली थी, इसलिए वो उस छोटी सी चीज को भी ढंग से नहीं कर पाता। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इतनी पावर्स मौजूद ही नहीं है, इसलिए उसे उस जंगल को पार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी कोशिश करते हुए जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो मिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था कि कुछ सालों पहले वो और मिंग इसी बाम्बू के जंगल में आया करते थे। और वहीं पर मिंग ने बातियान को अपने फादर की शर्त बताई थी कि उसके फादर एक पावरफुल कल्टीवेटर को ही उसका हाथ देना चाहते हैं। उसी टाइम मिंग ने बातियान से ये भी वादा लिया था कि मैं अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ ताकि वहाँ पर जाकर अपना कल्टीवेशन करूँ, और जब मैं यहाँ से वापस आऊंगी तब तुम भी इतने पावरफुल हो जाना कि तुम मेरे फादर को पसंद आ जाओ। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इस चीज को याद करके बातियान दोबारा से अपनी हिम्मत बढ़ा लेता है और फिर से अपना सफर शुरू करता है ताकि वो उस बाम्बू के जंगल को पार कर सके। तब वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आते हैं जो उससे कहते हैं तुमने इतना जंगल पार किया यही बहुत है, ऐसे ही तुम अगर मेहनत करते रहोगे तो तुम जल्द से जल्द पूरा जंगल भी पार कर लोगे। साथ ही वो उसे यहाँ पर ट्रिक भी बताते हैं कि किस तरह से वो आसानी के साथ बाम्बू का इस्तेमाल करते हुए जंगल पार कर सकता है। इसलिए बातियान अगले दिन दोबारा से अपना सफर शुरू करता है ताकि इस बार वो जंगल को आसानी से पार कर सके। और इस बार उसने अपना सफर पूरे जोश के साथ शुरू किया होता है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ सारा का सारा जंगल पार करना शुरू कर देता है और उस पत्थरों को भी उठाकर वो आसानी से जंगल पार कर रहा होता है। और थोड़ी देर ही मेहनत करने के बाद आखिरकार वो पूरा जंगल पार भी कर जाता है। तब उसके पास उसके ग्रैंडपा आते हैं। बातियान उनसे कहता है देखो मैंने पूरा जंगल पार कर दिया, अब तो आप मुझे उस स्टोन की सबसे हाई लेवल वाली टेक्निक सिखाएंगे। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं वो टेक्निक तुम्हें सिखा तो दूं, लेकिन वो टेक्निक डायरेक्ट तुम नहीं सीख सकते, तुम्हें पहले उस स्टोन के अंदर जो पहले लेवल की टेक्निक है उसे शुरू
करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए तुम आखिरी लेवल तक पहुंच सकते हो। तुम ये नहीं जानते कि मैंने उस स्टोन की पावर्स को कल्टीवेट करने में अपने बचपन से पूरी जवानी गुजार दी और उसके बाद भी मैं पूरी तरह से उस स्टोन की पावर को नहीं कल्टीवेट कर पाया हूँ। क्या तुम ठीक तरह से ये भी जानते हो कि स्टोन के अंदर कितने सारे लेवल छुपे हैं, जिस पर बायदियन बताता है फर्स्ट रेट, सेकंड रेट और थर्ड रेट मार्शल आर्ट टेक्निक। उसके बाद फर्स्ट लेवल सब किंग, सेकंड लेवल सब किंग और थर्ड लेवल सब किंग होता है। उसके बाद किंग लेवल 1, किंग लेवल 2 और किंग लेवल 3 आता है। तब उसके ग्रैंडपा से कहते हैं तुम जानते हो कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करके दिखाते हैं और उससे कहते हैं ये थर्ड लेवल किंग के बाद शुरू होता है और मैं अभी एम्पायर लेवल के 1 पे हूँ। तुम्हें इतना ही सीखने के लिए काफी साल लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ये सुनकर तो पार्टियान भी एकदम हैरान रह जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।